हेलो एवरीवन। मेरा नाम गौरव महामना है और अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैंने नेट जेआरएफ एग्ज़ाम हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्लियर किया है और मेरे राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी में कर रहा हूँ और मैंने आरएस मेंस एग्ज़ाम 3 बार लिखा है और साथ में मुझे 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। नाउ क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का सबसेक्शन किस तरीके से हम ले सकते हैं। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी पर किस तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है। सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपकी स्क्रीन पर गेट सब्सक्रिप्शन का बेल आइकन दिखाई देगा, जिसको आप प्रेस करेंगे। फिर गेट सब्सक्रिप्शन के बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपके सामने आरपीएससी सब्सक्रिप्शन या फिर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन की फीस स्ट्रक्चर आएंगे, जिसमें आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की फीस स्ट्रक्चर्स में 1 मंथ का फीस स्ट्रक्चर, 3 मंथ्स का फीस स्ट्रक्चर, 6 मंथ का फीस स्ट्रक्चर, 12 मंथ का फीस स्ट्रक्चर और 24 मंथ का फीस स्ट्रक्चर। तो मेरी आपको सलाह है कि आप 12 मंथ का फीस स्ट्रक्चर को प्रीफर करें, उसका सब्सक्रिप्शन लें, जिसकी फीस है 7,000 रुपये। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम को यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ वही फीस यानी 12 महीने की फीस मात्र 6,300 रुपये में प्राप्त होगी। उसका सब्सक्रिप्शन मात्र 6,300 रुपये में मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का यानी 2 साल का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो फीस आपकी 8,400 रुपये होगी। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम यूज़ करते हो तो वही फीस 24 महीने की मात्र 7,560 रुपये 10% डिस्काउंट के साथ होगी। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी, क्या क्या मिलेगा, आपकी आरपीएससी प्रिपरेशन के गो थ्रू। फर्स्ट है इसमें डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस में आप एजुकेटर से साथ बात कर सकते हो, उससे डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्वेश्चंस आंसर ऑन गोइंग क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो। सेकंड है लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या प्रिपरेशन के दौरान आपको टेस्ट और क्विज़ेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप इवेल्युएट कर सकते हो, उसकी जांच कर सकते हो कि मैं किस डायरेक्शन में मेरी प्रिपरेशन जा रही है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस को कि आपने कोई भी टेस्ट दिया, क्विज़ेस दिए, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो। उस हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन का एनालिसिस कर सकते हो कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। तो ये सुविधा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल सकती है लाइव टेस्ट और क्विज़ेस के माध्यम से। थर्ड है स्ट्रक्चर कोर्सेज। स्ट्रक्चर कोर्सेज मीन्स आपके जो आरपीएससी के एग्ज़ाम होंगे उनके जो कोर्सेज हैं वो व्यवस्थित तरीके से स्ट्रक्चर किए गए हैं कि वो एग्ज़ाम से पहले सही समय पर कंप्लीट हो सकें और स्ट्रेटजी के साथ कौन सा चैप्टर पहले कौन सा बाद में, किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा, उस हिसाब से कोर्सेज को स्ट्रक्चर किया गया है, जिससे आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें, एग्ज़ाम पास कर सकें। फोर्थ है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स यदि आप एक बार आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज में एक्सेस होते हो वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। जैसे कि आपने एक साल का या फिर 2 साल का, 12 महीने का या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप 12 महीने तक लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज को कितनी भी बार देख सकते हो अपने किसी भी डिवाइस पर, जो अपनी सुविधा के अनुसार। थैंक यू।
आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी। पॉलिटी आरपीएससी एग्जाम्स में किस तरीके से किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या होता है आरपीएससी एग्जाम में पॉलिटी का, और किस तरीके से हम पॉलिटी को आरपीएससी एग्जाम्स के गो थ्रू तैयार करेंगे। इसके अलावा हम पटवार एग्जाम में भी पॉलिटी के इम्पोर्टेंस को देखेंगे, किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हम कांस्टेबल एग्जाम में जो कुछ पोर्शन है जो पॉलिटी से रिलेटेड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम आरएस एग्जाम प्रीलिम्स तथा मेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटी के सेक्शंस किस तरीके से इफेक्ट करता है आरएस मेंस एग्जाम तथा प्रीलिम्स एग्जाम। पॉलिटी पढ़ने से पहले यानी पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि पॉलिटी के हम किस किस सोर्सेस को प्रीफर करें जिससे हमें चीज़ें आसानी लगें। सबसे पहले हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, यानी आर्टिकल्स मीन्स संविधान की बात करते हैं। पॉलिटी में आर्टिकल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए हम बियर एक्ट को प्रीफर करेंगे, जिसमें हम प्रस्तावना से लेके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी आदि के बारे में कौन कौन से आर्टिकल किससे रिलेटेड हैं, जहाँ से सीधे आरपीएससी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरपीएससी एग्जाम और मेनली आरएस एग्जाम में, पटवार एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आर्टिकल से, जिसका सोर्स है भारतीय संविधान, जिसको हम बियर एक्ट के थ्रू पढ़ेंगे। सेकंड है जो भी पार्लियामेंट या फिर संसद में जो भी बिल्स पास हुए हैं या फिर जो एक्ट पास हुए हैं, एक्ट तथा बिल्स की चर्चा करना आवश्यक है, जो कि करंट से रिलेटेड होते हैं और क्या कहते हैं अपने स्ट्रेटेजिक पोर्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि आरएस प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों में इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड चैप्टर हैं, उनकी विस्तार से उनको पढ़ेंगे और उनकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, यहाँ से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी हमारे 3 सोर्सेज होंगे, एक तो हम आर्टिकल्स को, दूसरा जो संसद से जो एक्ट्स और बिल है, उसके अलावा राजस्थान बोर्ड की पॉलिटी से रिलेटेड यानी एनसीईआरटी के साथ साथ हम राजस्थान बोर्ड की जो पॉलिटी से रिलेटेड 11th, 12th और 10th क्लास की बुक्स को प्रीफर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछे जाते हैं। साथ के साथ करंट अफेयर्स, जो कि पॉलिटी के अंदर बहुत बड़ा सेक्शन होता है, किसकी नियुक्ति हो रही है, किसकी नियुक्ति नहीं हो रही है, और क्या कहते हैं साथ के साथ कौन कौन से घटना चक्र हैं जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है, उनके बारे में हम समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। जिससे अब हमारे पास 4 सेक्शन है, आर्टिकल्स, संसद जो एक्ट पास करती है, एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड है, राजस्थान बोर्ड तथा जो करंट अफेयर्स को सबसे ज़्यादा वेटेज करते हुए हम पॉलिटी को तैयार करेंगे। अब अगली स्लाइड में हम पटवार एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में, कांस्टेबल एग्जाम में पॉलिटी के जो सेक्शंस हैं जिसमें विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आरएस एग्जाम्स के बारे में चर्चा करेंगे कि पॉलिटी के पोर्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम किस जगह से उसको तैयार कर सकते हैं। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में, जिसमें जो पहला पोर्शन है जिसका वेटेज है 25%, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी इंडिया का हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है, जिसमें से हम पॉलिटी वाला सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। पॉलिटी वाले सेक्शंस में जो पटवार भर्ती परीक्षा में किस किस जगह से भारत की राज्य व्यवस्था से, भारतीय संविधान से
संवैधानिक विकास से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो पूरे का जो अप्रॉक्स वेटेज है वो है 25%, जिसके क्वेश्चन बनेंगे लगभग 38 और मार्क्स कितने होंगे 76, जिसमें से पॉलिटी के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं पॉलिटी से रिलेटेड। अब हम सेकंड सेक्शन में देखते हैं जिसमें राजस्थान है, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी दे रखी है, हिस्ट्री दे रखी है, कल्चर दे रखा है और पॉलिटी ऑफ राजस्थान। पॉलिटी ऑफ राजस्थान मतलब ये पूरा सेक्शन जो है उसका जो वेटेज है वो 20% है, 20% और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 30 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स है 60 आउट ऑफ 300, जिसमें से आप मान सकते हो ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, कल्चर से भी क्वेश्चन आएंगे और पॉलिटी से भी क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग 7 से 8 या फिर ये 10 तक भी क्वेश्चंस जा सकते हैं राजस्थान की पॉलिटी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पटवार भर्ती एग्जाम के लिए। ये आपको पता ही होगा जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है इस तरीके से। तो इसमें लगभग पटवार भर्ती परीक्षा में इंडियन पॉलिटी के लगभग 10 क्वेश्चन प्लस और राजस्थान पॉलिटी के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, तो लगभग 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से होगा, जो कि पटवार भर्ती परीक्षा में को पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब सिलेबस में देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है पटवार भर्ती परीक्षा में। जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी में हम भारतीय संविधान, जिसमें हम आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान जिसमें हम आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे, आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें प्रस्तावना होगी, उसके बाद क्या कहते हैं मौलिक अधिकार हो गए, डीपीएसपी हो गया, मौलिक कर्तव्य से लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से हम इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, इसकी विस्तार चर्चा करेंगे जब हम राजनीतिक व्यवस्था तथा शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। और संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास किस तरीके से भारत का संवैधानिक विकास हुआ, यानी 1947 से पहले जो जो एक्ट हुए, जिसमें 1935 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, हम स्टार्ट जो करते हैं वो वहाँ से करते हैं 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को जब पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया और भी बहुत सारे एक्ट आए, तो उनके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे, जिसमें यहाँ से कन्फर्म 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी बियर एक्ट, वहाँ से आर्टिकल से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इंडियन पॉलिटी में, राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रणाली से भी, और साथ के साथ ये बहुत ही टॉपिक शॉर्ट है, इसकी ट्रिक के साथ हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, जिससे क्या कहते हैं पटवार भर्ती एग्जाम जब भी आए तो उस पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना नगण्य हो। इसके साथ साथ पॉलिटी सेक्शन में समसामयिकी राष्ट्रीय घटनाओं में जो भी नियुक्ति हो रही है, राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, कैसी भी प्रशासनिक से लेकर राजनीतिक नियुक्ति हो रही है, वो इसमें आएगी। तो राष्ट्रीय घटनाओं में जैसे एक्ट हुए जो कि पार्लियामेंट पास कर रही है, बिल्स हुए, जैसे अभी हाल ही में किसानों से रिलेटेड बिल पास किया गया है, और जो भी संवैधानिक संशोधन किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके साथ साथ हम अब देखते हैं राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं, जिसको हम पॉलिटी सेक्शन में लेंगे पटवार भर्ती परीक्षा में, जिसमें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन किस तरीके से राजस्थान में काम करता है, प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि
हर एग्जाम में, पटवार एग्जाम में ही नहीं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म बनने की संभावना रहती है। आर्टिकल से रिलेटेड हो या फिर राज्यपाल के समय में, कि राजस्थान के राज्यपाल के समय में कोई विशेष घटना घटित हुई हो, तो उससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन। फिर हम राज्य विधानसभा, कौन कौन से एक्ट है राज्य विधानसभा जो पास किए हैं, जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा का क्या स्ट्रक्चर है, आर्टिकल कौन से हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट का क्या इतिहास है, इसके अलावा कौन सी समिति के थ्रू हाई कोर्ट की स्थापना हुई, और साथ में आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आरपीएससी जो कि राजस्थान के अंदर एग्जाम को कंडक्ट कराने की संस्था है, अभी हाल ही में ये चर्चा में रही है, क्योंकि बहुत समय बाद 7 सदस्य और 1 चेयरमैन का कोरम पूरा हुआ है, जिससे आरपीएससी एग्जाम को बहुत जल्दी करवाने के लिए, तो आरपीएससी के बारे में इसके संवैधानिक प्रावधान हो गए, इसके सदस्य और क्या कहते हैं चेयरपर्सन्स के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी तरीके से जिला प्रशासन में कलेक्टर, एसडीएम आदि के बारे में, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ साथ हम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी भारत का जो निर्वाचन आयोग है उससे तुलना करते हुए हम इसको पढ़ेंगे, जिससे हमें ये आसानी से याद रह सके। लोकायुक्त के अंदर कौन कौन से कर्मचारी आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में भी हम पीपीटी के माध्यम से चर्चा करेंगे आगे की क्लासों में, कि लोकायुक्त के अंदर कौन कौन से किस किस वर्ग के ऊपर इनका नियंत्रण रहता है। राज्य सूचना आयोग, लोक नीति आदि के मुद्दों के बारे में। तो इस तरीके से पॉलिटी ऑफ राजस्थान, जो कि लगभग हर एग्जाम, आरएस एग्जाम हो, पटवार एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सभी एग्जामों में इसका इम्पोर्टेंस है और लगभग 90% सिलेबस सेम है। तो पॉलिटी ऑफ राजस्थान किस किस तरीके से हम ट्रिक्स के माध्यम से या फिर आर्टिकल्स के माध्यम से, जिससे क्या कहते हैं सही समय पर हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। इसके अलावा और पॉलिटी के जो सेक्शन है या फिर टॉपिक हैं, जिसमें हम प्रजामंडल आंदोलन, जो जन जागरण है उसमें प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजस्थान के अंदर जो भी पॉलिटिशियन रहे या फिर जो भी स्वतंत्रता सेवक रहे उनके बारे में देखेंगे। इसमें माणिक्यलाल वर्मा हुए और क्या कहते हैं उपाध्याय जी हुए, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम राजस्थान का जो राजनीतिक एकीकरण किस तरीके से हुआ, कितने चरणों में हुआ, इसके ऊपर हम आज की क्लास में भी चर्चा करेंगे। इसको हम डीपली से आज ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो पटवार का सिलेबस है उसका हमारा एनालिसिस था कि हम इंडियन पॉलिटी के अंदर कौन कौन से सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, और साथ ही साथ राजस्थान पॉलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, किस किस तरीके से पॉलिटी पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है, जिसको हम स्ट्रेटजिक तरीके से तैयार करेंगे। अब हम कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अभी हाल ही में अगले महीने आयोजित होने वाली है, जिसमें लगभग 75 अंक जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, 75 अंक ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, जो कि 75 अंकों का मार्क्स का होगा। ये 75 मार्क्स का होगा, जबकि 150 प्रश्न आएंगे, यानी हर क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा। इसमें जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पॉलिटी से रिलेटेड जो भी सेक्शन होगा उसके बारे में टोटल होगा 75 मार्क्स का होगा, जिसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे 150, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसमें जो पॉलिटी का सेक्शन है वो है महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध, उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान। जो महिलाएं हैं उनके प्रति जो अपराध होते हैं,
जिसमें इसका जो इतिहास है, जिसमें सती प्रथा से लेके आज के समय में जो बलात्कार हो रहे हैं, धारा 376 होगी, 354 होगी, वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे क्या कहते हैं जो भी क्वेश्चन आए यहाँ से वो आसानी से बच्चे सॉल्व कर सकें। इसके अलावा बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान कौन कौन से हैं, जिसमें क्या कहते हैं पॉक्सो एक्ट इत्यादि, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो वेटेज है वो लगभग 10 प्रश्न आएंगे, 150 में से 10 प्रश्न आएंगे और लगभग 5 मार्क्स के होंगे। तो इसका वेटेज, हाल ही में ये जो सेक्शन है ये बहुत ही छोटा सेक्शन है, जो कि पुलिस की वेबसाइट पर भी इसकी एक PDF उपलब्ध है, उसकी भी लिंक हम देंगे। तो उसी PDF के आधार पर उसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हुए हमने जो क्लास रखी है उसी के आधार पर रखी गई है। इसका देख लेते हैं हम। जैसे इसमें है महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी, जिसमें पुलिस की क्या भूमिका है। तो इसी के अंदर हम सती प्रथा से लेके वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन और अभी भी जो चेंजेस किए हैं उसके बारे में 2 क्लासों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, जिससे क्या कहते हैं सही समय पर एग्जाम से पहले बच्चों की तैयारी तीव्र गति से हो सके और वो क्वेश्चंस को सही कर सकें। अब हम देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो सबसे बड़ी भर्ती होती है, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 यानी RAS एग्जाम। RAS एग्जाम में जो पॉलिटी का जो सेक्शन है, पॉलिटी का जो पोर्शन है वो कितना है, कितना ये वेटेज रखती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, कितना वेटेज रखती है, मेंस के अंदर कितना वेटेज रखती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें लगभग RAS प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग इसके मार्क्स तो हैं 200, 3 घंटे का समय होता है और 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न है, मार्क्स है इसके 200 रहते हैं और टाइमिंग 3 घंटे रहती है। तो हम 150 में से पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हम जो RAS सिलेबस है उसकी जो हेडिंग है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, जिसमें हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी शासन प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। अब देखते हैं भारतीय संविधान या फिर संवैधानिक विकास, ये जो टॉपिक है ये पटवार भर्ती परीक्षा में भी सेम है और भी भर्ती परीक्षा में सेम है, और भारतीय संविधान, ये दोनों टॉपिक पटवार भर्ती परीक्षा में भी और RAS के एग्जाम में भी सेम है। भारतीय शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत संवैधानिक विकास के अंतर्गत, जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट, स्पीड्स इंडिया एक्ट और बहुत सारे चार्टर के साथ साथ बहुत सारे देखते हैं, जिसमें 1858 का ताज का शासन भी आता है। तो उसी में जो भारतीय शासन अधिनियम जो कि 1919 में ये पास हुआ था, लागू हुआ था, तो इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसी तरीके से हम 1935 के बारे में चर्चा करेंगे। RAS एग्जाम में मात्र संवैधानिक विकास के अंदर से भारतीय शासन अधिनियम में 1919 और 1935 के एक्ट हैं, इसके अलावा कोई भी एक्ट नहीं है, ना रेगुलेटिंग एक्ट है यानी संवैधानिक विकास में। ये दोनों पर ही सिलेबस में मेनली मेंशन कर रखे हैं, तो इन पर हम ज़्यादा फोकस करते हुए किसी भी सेक्शन को ना छोड़े हुए चर्चा करेंगे। इसके बाद हम संविधान सभा, जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान सभा में कितने मेंबर थे, पहली बैठक कब हुई और क्या कहते हैं कौन कौन सी समितियां गठित हुई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसमें भारतीय संविधान की प्रकृति किस किस तरीके से है, किस ओर झुकाव है भारतीय संविधान का, कौन कौन से इसके जो मूल ढांचा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना हुई, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं,
इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो कि 12 से 35 तक है, 12 से 36 तक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, इनके आर्टिकल के बारे में, और कहाँ कहाँ जो जन कल्याणकारी नीति जो राज्य के द्वारा लगाई जाती हैं उसको अच्छे से समझेंगे। फिर मौलिक कर्तव्य, जो भारतीय नागरिक हैं उनके कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। इसी तरीके संघीय ढांचा, जो केंद्र का ढांचा है, जो संघ बना हुआ है, केंद्र राज्य संबंध है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कि भारतीय संसद के पास जो सबसे बड़ा अधिकार है संवैधानिक संशोधन का, जो कि आर्टिकल 356, 352 जो भी है उसके बारे में आर्टिकल मेनली हम याद करेंगे। संवैधानिक संशोधन किस किस तरीके से होता है, आपातकालीन प्रावधान कौन कौन से हैं, जनहित याचिका पीआईएल और जुडिशियल रिव्यू आदि के बारे में। इसी तरीके से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन में, अभी तो हमने संवैधानिक विकास तंत्र एवं भारतीय संविधान के बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था किस किस तरीके की थी और शासन प्रणाली कैसी थी, इसमें हम आरएस मेंस या फिर प्री एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारत राज्य की प्रकृति किस तरीके की है, भारत में लोकतंत्र की स्थापना तथा राज्यों का पुनर्गठन, यानी कौन सा राज्य किस समय बना, किसको तोड़ के, जैसे कि बॉम्बे राज्य का गठन, गुजरात राज्य का पुनर्गठन हुआ, या फिर हरियाणा राज्य बना पंजाब राज्य में से निकलकर। इस तरीके से कौन कौन से राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसके जो भी फजल अली की अध्यक्षता में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गठबंधन सरकार 1947 से लेकर वर्तमान समय तक कौन कौन सी सरकारें रही थी, सरकार कौन कौन सी थी, राज्य में किन किन गठबंधन की सरकारें हुई थी, और क्या कहते हैं केंद्र में कौन कौन सा दौर गठबंधन का था। अभी हाल ही में तो गठबंधन का प्रभाव कम है, लेकिन 1990 से लेकर 2010 तक गठबंधन सरकारों का जोर था। इसी तरीके से हम राजनीतिक दल के अंदर राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से, राज्य के राजनीतिक दल कौन से हैं, उनके लिए कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें क्या कहते हैं कौन कौन सी शर्तें होती हैं जो उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाती हैं और राज्य राजनीतिक दल बनाती हैं, और कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल के दलों का इतिहास तथा उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जो भारत का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इंडिया का एकीकरण हुआ है, जिसमें भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। किस तरीके से जो क्या कहते हैं राष्ट्र का एकीकरण हुआ, किस किस समय कौन कौन सी रियासत मिलाई गई, क्योंकि उस टाइम पर 562 रियासतें थी और उनको मिलाना बहुत ही दुर्लभ काम था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आरएस एग्जाम में। इसी तरीके से संघीय एवं राज्य कार्यपालिका के बारे में देखेंगे, कार्यपालिका के साथ साथ कार्यपालिका के एक्ट देखेंगे, कार्यपालिका में कौन कौन से जो प्रमुख आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम संघीय तथा राज्य विधानमंडल, संघीय मतलब संसद के बारे में, संसद जो संसद के बारे में भी चर्चा करेंगे, और राज्य का जो विधानमंडल है ना उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से आर्टिकल हैं, हाई कोर्ट के कौन कौन से आर्टिकल हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू जो ऊपर दे रखा था, किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू क्या कहते हैं, जो भी एक्ट होता है या फिर सरकार के फैसले को क्या कहते हैं रिव्यू लिया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम आते हैं राष्ट्रपति होगी, संसद होगी। इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को एक स्ट्रेटजिक तरीके से तैयार करेंगे, जिसके सोर्स मैंने पिछली स्लाइड्स में बताए थे, और साथ ही साथ राजस्थान की जो राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि पटवार एग्जाम में भी है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, और क्या कहते हैं ये कॉमन सिलेबस है। तो पॉलिटी जो हमारा पोर्शन है राजस्थान का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हर एग्जाम में सेम है।
जो कि आरएस के एग्ज़ाम में भी है और लगभग हर एग्ज़ाम में है। तो वही जो मैं रिपीट कर रहा हूँ द्वारा, राज्यपाल के बारे में भी हमने देखा था, पटवार भर्ती, मुख्यमंत्री भी था, राज्य विधानसभा थी, हाई कोर्ट भी था, तो लगभग ये आयोग वगैरह भी थे। इनके बारे में हम विस्तार से स्ट्रेटजिक तरीके से तैयारी करेंगे। अब हम देखते हैं वेटेज कितना रहता है पॉलिटी का। एग्जाम्स के अंदर पॉलिटी का वेटेज कितना रहता है। जैसे पटवार भर्ती परीक्षा थी, पटवार भर्ती परीक्षा में जो इंडियन पॉलिटी थी उसके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, और जो राजस्थान पॉलिटी थी उसके भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। तो ये पोर्शन लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास पटवार भर्ती परीक्षा में राजस्थान की पॉलिटी पूछने की संभावना है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है सिलेक्शंस को क्लियर करने में। इसके बाद हम आरएस एग्ज़ाम में पॉलिटी के सेक्शंस के बारे में देखते हैं। आरएस एग्ज़ाम का जो प्रथम चरण है वो है प्री एग्ज़ाम। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें से लगभग जो एनालिसिस बेस्ड है, उसमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन राजस्थान की पॉलिटी से पूछे जाते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी प्लस राजस्थान पॉलिटी, दोनों पॉलिटियाँ हैं, इंडियन और राजस्थान दोनों पॉलिटी से 20 से 22, और जो कि कट ऑफ के निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है पॉलिटी प्री सेक्शन में। इसी तरीके से हम मेंस के बारे में चर्चा करें तो आरएस मेंस के जो 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर में से जो थर्ड पेपर का जो फर्स्ट सेक्शन में पॉलिटी है, जिसका वेटेज लगभग 70 मार्क्स का है। इस वजह से आरएस के प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस एग्जाम में दोनों में ही पॉलिटी कट ऑफ को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और साथ में और जो अंतिम चयन में भी मेंस के ऊपर होता है 200 नंबर का जो थर्ड पेपर होता है, जिसमें से लगभग 70 मार्क्स की पॉलिटी आती है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है, जो कि कट ऑफ को निर्धारण में या अंतिम चयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमने पॉलिटी के वेटेज के बारे में चर्चा कर ही ली है। इसके बाद हम आज का जो टॉपिक है हमारा राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान का एकीकरण स्वतंत्रता से पहले राजस्थान का एकीकरण किस किस तरीके से हुआ था, कितने चरणों में हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमारी जो सामने जो हमारे दिखाई दे रहा है वो राजस्थान का मानचित्र है, जिसमें सबसे ऊपर गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, बीच में जयपुर है और जोधपुर है। इस तरीके से जो हमें वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है ना राजस्थान का, वो एकीकरण यानी स्वतंत्रता से पहले नहीं था। राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था, जैसे कि ये जैसलमेर रियासत है, ये बीकानेर रियासत है, जोधपुर रियासत है, अजमेर मेवाड़ केंद्र शासित प्रदेश था, जयपुर रियासत या आमेर रियासत थी। इस तरीके से राजस्थान लगभग 19 रियासतों में बटा हुआ था। 19 रियासतों के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश था तथा 3 ठिकाने थे। तो राजस्थान का जो आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हो, ये 1947 या फिर 1956 से पहले नहीं था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान के एकीकरण में
जो रियासती विभाग की स्थापना हुई थी वो 5 जुलाई 1947 को हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता से पहले इंडिया में लगभग 562 देशी रियासतें थीं जिन पर राजाओं का शासन था। 562 देशी रियासतों पर राजाओं का शासन था। अब उनको एक सूत्र में बांधना या एकीकरण करना, उसके लिए ही रियासती विभाग की स्थापना हुई थी कि रियासतों का भारत में जो विलय है किस माध्यम से किया जाए, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। और वो उस विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को हुई थी। भारत के एकीकरण के साथ राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। जिस तरीके से उन्होंने भारत के जो लोक पुरुष थे उन्होंने भारत का एकीकरण किया था, उसी तरीके से राजस्थान का एकीकरण का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था, जो कि 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। यानी 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956, तो लगभग 7 से 8 सालों में राजस्थान का कंप्लीट एकीकरण हुआ था। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में एकीकरण के जो समय थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें थी। अब हम राजस्थान के मैप के माध्यम से देखते हैं। ये राजस्थान का मैप मानते हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह 19 रियासतें स्थित थी। लगभग 19 रियासतें थी यहाँ पर, और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों में एक तो टोंक के अंदर था, जयपुर के जस्ट नीचे लावा। एक बांसवाड़ा में था, कुशलगढ़। और एक अलवर में स्थित था, नीमराना। ये 3 ठिकाने थे। और जबकि 19 रियासतें थी जो अलग अलग राजाओं के अधीन थी, उनको हमें पूरे राजस्थान के एकीकरण करके एक सूत्र में पिरोना है। और ये यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ पर अजमेर था। अजमेर मेरवाड़ा वाला जो क्षेत्र था वो केंद्र शासित प्रदेश था, जिसको अजमेर मेरवाड़ा कहते थे, जो कि सीधे किनके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब हो गया, जैसे कि आज के समय में हम केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं जो हाल ही में बनाए गए हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, या फिर पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। उसी तरीके से उस टाइम पर अंग्रेजों के डायरेक्ट जो शासन करते थे ना, अंग्रेज जो सीधे प्रत्यक्ष शासन करते थे, उसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते थे। यानी जो केंद्र से सीधे शासित हो रहा है उसको। तो अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। अब हम कुछ रियासतों के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान में जो सबसे पुरानी रियासत थी ना, वो मेवाड़ रियासत थी। मेवाड़ की जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं, मेवाड़ रियासत लगभग इस जगह थी, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में यह रियासत स्थित थी। मेवाड़ रियासत जो कि सबसे ओल्ड रियासत थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। झालावाड़ की लगभग स्थिति इस जगह है, जो कि यह रियासत नवीन रियासत इस वजह से है, इस रियासत की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा हुई थी, जो कि सबसे नवीन रियासत थी। अगली स्लाइड में हम देखते हैं सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक बार हम इसको मैप से इंडिकेट करते हैं, जिससे पता चल जाए कौन सी रियासत किस जगह स्थित है। ये राजस्थान का मैप है, एग्जैक्टली नहीं बना है, लेकिन लगभग इसी तरीके से होता है, पतंगाकार होता है। अब हमारा जो फैक्ट है
हमारा जो फैक्ट है, हाँ, मारवाड़ रियासत की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग पर स्थित थी, लगभग इस जगह, जिसमें जोधपुर भी आता था, बीकानेर भी आता था, जैसलमेर भी आता था, मतलब मारवाड़ में लगभग ये पूरा एरिया आता था, जिसमें जो प्रमुख रियासत थी वो जोधपुर थी, जिसको जो मारवाड़ का नेतृत्व करती थी। सबसे छोटी रियासत थी वो शाहपुरा थी, और एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी टोंक। टोंक की जो भौगोलिक स्थिति है वो जस्ट जयपुर के नीचे है। जयपुर के दक्षिण में ये टोंक है, जो आज टोंक जिला भी है। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, और जहाँ पर नवाबों का शासन था, जो नवाब यहाँ पर शासन करते थे, नवाबों का शासन था यहाँ पर। राजस्थान में सबसे जो बड़ी रियासत थी जनसंख्या की दृष्टि से, वो जयपुर रियासत थी। जयपुर रियासत जिस पर कछवाहा वंश का शासन था, जिसके जो प्रथम शासक थे दूले राय थे, जिनने इसकी स्थापना की थी, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या 1947 के समय जयपुर रियासत की थी। और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, जनसंख्या की दृष्टि से। यानी शाहपुरा एक तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटी रियासत थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इंटरेस्टिंग है कि शाहपुरा जो रियासत थी, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है, और साथ के साथ जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटी रियासत है। राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी, धौलपुर तथा भरतपुर, और जिनकी स्थिति पूर्वी राजस्थान में स्थित थी। एक बार हम मैप के माध्यम से देखते हैं। ये हमने पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर लगभग भरतपुर रियासत है, और जो सबसे जो पूर्वी जिला है अभी हाल ही में, ये धौलपुर रियासत मान लो आप। तो ये दोनों जो रियासतें थी वो थी जाट रियासत थी राजस्थान में, और लगभग सारी रियासतें के राजा थे वो राजपूत थे, और ये मात्र 2 रियासतें थी जहाँ पर जाटों का शासन था। अब अगला फैक्ट देखते हैं। राजस्थान की अलवर रियासत के राजा ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए। अलवर रियासत के राजा थे, अलवर भी पूर्वी क्षेत्र में आता है, यहाँ के राजा थे। उन्होंने राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत के अंदर जो विलय पत्र था, जो एकीकरण का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उसमें सबसे पहले हस्ताक्षर किए। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा रियासत थी राजस्थान के दक्षिणी भाग में रियासत थी बांसवाड़ा रियासत। यहाँ के राजा थे चंद्रवीर सिंह। उन्होंने कहा था, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी कि उनकी इच्छा के विरुद्ध विलय किया जा रहा था, तब उन्होंने बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यानी उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं क्या कहते हैं राजस्थान एकीकरण में शामिल हो, इस वजह से उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। अब देखते हैं अगला फैक्ट है, राजस्थान की जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो सबसे पश्चिमी रियासत है वो है जैसलमेर रियासत, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, राजस्थान का नहीं विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। यानी विश्व में केवल 7 आश्चर्य हैं, 8वां आश्चर्य किसको कहा, जैसलमेर रियासत को कहा था। अगली स्लाइड के अंदर अब हम राजस्थान के एकीकरण को पढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरण थे इसके बारे में, अब इसके सबसे पहले चरण के बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान का जो एकीकरण 18 मार्च 1948 को पहला चरण संपन्न हुआ था। 18 मार्च 1948 एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आ जाता है आरपीएससी एग्जाम्स में, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम चरण कब संपन्न हुआ, तो 18 मार्च 1948 को ये संपन्न हुआ था। और इस चरण का जो नाम था वो था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम क्यों था उसके भी पीछे इसकी हिस्ट्री है, क्योंकि इस संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 जिले थे, जो कि पूर्वी राजस्थान के
ये जो 4 जिले थे ना, इनको शामिल किया गया था। अलवर ये हो गया, भरतपुर ये हो गया, अलवर ये हो गया, भरतपुर ये हो गया, धौलपुर ये हो गया और करौली ये हो गया। तो 4 जिले लगभग शामिल थे। तो महाजनपद काल में इस एरिए को मत्स्य जनपद कहा जाता था। इसी वजह से इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसके पीछे की हिस्ट्री है। और इसमें 4 रियासतों के अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के अलावा नीमराणा ठिकाना भी था। नीमराणा ठिकाना किस जगह था? अलवर जिले के अंदर था। यहाँ पर नीमराणा ठिकाना था, जो कि इसको भी शामिल किया गया था। तो प्रथम चरण का जो डेट थी वो 18 मार्च 1948 थी। और साथ के साथ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतों के अलावा और ठिकाना था एक नीमराणा। इसको हम शॉर्ट टिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ABCD। A मीन्स अलवर, B भरतपुर, C करौली और D धौलपुर। तो ABCD के माध्यम से कभी कभी RPSC एग्जाम या फिर RAS एग्जाम या फिर पटवार भर्ती एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम चरण में जो मत्स्य संघ था उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की। तो हम उसको केवल एक लाइन में ABCD की ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब हम सेकंड चरण पे आते हैं। अब हम क्या कहते हैं, एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो प्रथम चरण या मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो अलवर थी। राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह थे। धौलपुर के महाराजा प्रमुख थे। राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला था ये है धौलपुर। धौलपुर है, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। इसके महाराजा थे उदयभान सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, जो उस टाइम के राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वो थे। और उद्घाटन किया था NV गॉडविल, जो कि एक केंद्रीय मंत्री थे। उनने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। अब हम दूसरे चरण की ओर चलते हैं। दूसरा चरण की जो तिथि थी वो थी 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च यानी 18 मार्च को प्रथम चरण हुआ था। उसके लगभग 7 दिन बाद 25 मार्च को द्वितीय चरण हुआ था, जिसमें राजस्थान का जो नाम दिया गया था वो था पूर्वी राजस्थान। इस चरण का जो नाम दिया गया था वो पूर्वी राजस्थान दिया गया था, जिसमें पूर्वी राजस्थान तथा दक्षिणी राजस्थान की लगभग 9 रियासतें थी। 9 रियासतों में अब हम देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी रियासतें थी। डूंगरपुर रियासत राजस्थान की दक्षिणी रियासत है, दक्षिणी दिशा में स्थित रियासत है। बांसवाड़ा भी इसी के जस्ट बगल वाली रियासत है। प्रतापगढ़ भी नया जिला है, वो भी रियासत थी। शाहपुरा भी थी। टोंक जो नवाबों की नगरी थी उसको दूसरे चरण में सम्मिलन कर लिया गया था। टोंक के अलावा बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये 3 रियासतें थी जो हाड़ौती क्षेत्र की थी। हाड़ौती क्षेत्र की 3 रियासतें थी, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो इनका भी क्या कहते हैं दूसरे चरण में सम्मिलन हो गया था। तो हमारे पास 9 रियासतें थी, जिसमें हम जिसका नाम जो इस चरण का नाम लिया था वो पूर्व राजस्थान था। लेकिन हम देखें कि आसानी से इसको याद कर सकें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये एक एरिया की रियासतें दक्षिणी राजस्थान की रियासतें हैं। और बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये रियासतें हैं हमारी हाड़ौती अंचल की। तो 6 रियासतें ये होगी। एक टोंक की नवाबों की नगरी, किशनगढ़, अजमेर और शाहपुरा ये 3 रियासतें और जोड़ लेते हैं तो हम इसको आसानी से इनको सेक्शंस में विभाजित करके हम याद कर सकते हैं। और कभी कभी RPSC में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि सेकंड चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित थी या कौन सी रियासत नहीं सम्मिलित थी। इसके अलावा एक ठिकाना था, उसका नाम था कुशलगढ़, जो कि किस जगह स्थित था? बांसवाड़ा में स्थित था, जो कि बांसवाड़ा रियासत को भी शामिल किया गया था। इसी का एक ठिकाना था बांसवाड़ा के पास दक्षिणी राजस्थान में कुशलगढ़, उसको शामिल किया गया था। अब हम देखते हैं दूसरे चरण जो पूर्व राजस्थान था उसकी राजधानी कौन सी थी? कोटा राजधानी थी इनकी। और राज प्रमुख थे, कोटा नरेश थे भीम सिंह। जैसे कि प्रथम चरण के
जो राष्ट्र प्रमुख बनाए थे वो धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था, जबकि द्वितीय चरण में कोटा एक प्रमुख रियासतें थी। इन सब में कोटा एक प्रमुख रियासतें थी, इस वजह से कोटा को राजधानी बनाया गया। इसके अलावा इसके जो प्रधानमंत्री बनाए, आज के टाइम पर हम मुख्यमंत्री बोल लेते हैं, जो कि क्या कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था या फिर किसी चरण की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए प्रधानमंत्री नाम दिया गया था। तो वो थे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे गोकुल लाल आसावा, जो कि दक्षिणी राजस्थान से रिलेटेड थे। उद्घाटनकर्ता जो कि सेम थे, प्रथम चरण में भी एन वी गौडगिल थे जो कि केंद्रीय मंत्री थे, और द्वितीय चरण में भी एन वी गौडगिल थे। अब हम चलते हैं तृतीय चरण के ऊपर। तृतीय चरण को याद करना बहुत ही आसान है। तृतीय चरण संपन्न हुआ था, पहले तो आप इसकी डेट देखते हैं, 18 अप्रैल 1948 को ये संपन्न हुआ था। अब हम एक बार डेट्स पर चर्चा कर लेते हैं। 18 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल। इस तरीके से हम डेट को याद कर सकते हैं। 18 से 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण संपन्न हुआ था मत्स्य संहिता। 25 मार्च उसके 7 दिन बाद, और उसके अगले महीने 18 अप्रैल को कौन सा तृतीय चरण संपन्न हुआ था, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंदर जो द्वितीय चरण में राजस्थान पूर्व का एकीकरण किया गया था, जिसमें लगभग 9 रियासतें थी, उसमें जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी उदयपुर रियासत, जो कि लगभग दक्षिणी राजस्थान में स्थित थी। उदयपुर जिला भी है आज के टाइम पर, यानी चित्तौड़ के आसपास का जो एरिया था वो उदयपुर रियासत के अंदर आता था, जिसमें उदयपुर भी था। तो राजस्थान पूर्व में मात्र एक रियासत जोड़ी गई, उदयपुर रियासत, और नाम दे दिया संयुक्त राजस्थान। दूसरे चरण में जो पूर्व राजस्थान में मात्र एक रियासत जोड़ी गई, उसका नाम दे दिया संयुक्त राजस्थान। इसकी राजधानी, इसके अलावा एक ठिकाना भी जोड़ा गया था इसमें। इसकी राजधानी अब क्या है कि टोटल 10 रियासतों का हम एकीकरण कर चुके हैं। अब देखते हैं, जो मेन रियासत थी उदयपुर थी, तो इसकी राजधानी उदयपुर रख दी गई, और राज प्रमुख थे भोपाल सिंह, जो कि उदयपुर के महाराणा भी बोल सकते हैं या फिर उदयपुर नरेश भी बोल सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री, जो कि दक्षिणी राजस्थान के प्रखर नेता थे माणिक्य लाल वर्मा, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उपराज प्रमुख, अब राज प्रमुख तो भोपाल सिंह जी को बना दिया गया, अब उपराज प्रमुख बना दिया इन्होंने, जो द्वितीय चरण के अंदर जो राज प्रमुख थे भीम सिंह, जो कोटा नरेश थे, उनको उपराज प्रमुख बना दिया गया। उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया तृतीय चरण का, क्योंकि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी उदयपुर रियासत। अब हम चतुर्थ चरण के बारे में चर्चा करते हैं। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को संपन्न हुआ था। 30 मार्च का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। जो राजस्थान दिवस है ना, वो हम हर साल 30 मार्च को मनाते हैं। इस चरण का नाम दिया गया बृहद राजस्थान। अब लगभग संयुक्त राजस्थान का निर्माण हमने कर लिया था 10+4। संयुक्त राजस्थान का निर्माण हमने तीसरे चरण में कर लिया था। इस संयुक्त राजस्थान में हमने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इन 4 रियासतों को मिलाकर हमने क्या कहते हैं बृहद राजस्थान का निर्माण किया। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 रियासतों को मिलाया और बृहद राजस्थान का निर्माण किया। और साथ ही साथ एक ठिकाना था टोंक में, नवाबों की नगरी के पास ही लावा, इसको शामिल किया गया। अब संयुक्त राजस्थान के अंदर हम क्या कहते हैं JJB, इससे हम इसको याद कर सकते हैं, जो कि चौथे चरण के अंदर क्या कहते हैं कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है,
चतुर्थ चरण में जो निर्माण हुआ था बृहद राजस्थान को किस तरीके से याद कर सकते हैं, संयुक्त राजस्थान प्लस जो ट्रिपल जेबी के माध्यम से याद कर सकते हैं इसको। इसकी जो राजधानी थी वो जयपुर थी, और क्या कहते हैं जो कछवाहा वंश की कछवाहों का यहाँ पर शासन था। अब इसमें एक फैक्ट चेंज होता है, महाराज प्रमुख, अब तक हम राज प्रमुख के बारे में सुन रहे थे, महाराज प्रमुख, राज प्रमुख तो जयसिंह जो जयपुर के थे ना, मान सिंह द्वितीय को उनको बना दिया था, लेकिन महाराज प्रमुख एक नया पद सृजित किया गया, वो थे भूपाल सिंह, जो कि उदयपुर के शासक थे। महाराणा भूपाल सिंह को एक नया पद सृजित करके दिया, वो है महाराज प्रमुख, क्योंकि उनके प्रति आदर भाव ज्यादा था, इस वजह से राज प्रमुख बनाया मान सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर नरेश थे, कछवाहा वंश से रिलेटेड थे। और राजस्थान के इस चरण के जो बृहद राजस्थान के जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे, वो पंडित हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, जो कि पश्चिमी राजस्थान के प्रखर नेता थे। उद्घाटन किया राजस्थान के लौह पुरुष में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने चौथे चरण का उद्घाटन किया था। राजस्थान दिवस हम 30 मार्च के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि राजस्थान दिवस हम 30 मार्च को ही मनाते हैं। अब हम अगले चरण की ओर, अगले चरण से पहले चतुर्थ चरण जो बृहद राजस्थान था, उसमें कितने विभाग स्थापित किए, जो महत्वपूर्ण विभाग थे ना राजस्थान में, वो स्थापित किए गए थे। न्याय विभाग यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जोधपुर को दिया गया, जोधपुर में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। शिक्षा विभाग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो अभी भी बीकानेर के अंदर है, शिक्षा विभाग बीकानेर में स्थापित किया गया इसी चरण में बृहद राजस्थान में। कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर वन विभाग कोटा में स्थापित किया गया, और खनिज विभाग उदयपुर में। इस तरीके से इस चरण में जो बृहद राजस्थान था, इस चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए, जो कि इस तरीके से न्याय विभाग जोधपुर में, शिक्षा विभाग दिया बीकानेर के अंदर, कृषि विभाग दिया भरतपुर के अंदर, वन विभाग दिया कोटा के अंदर, और खनिज विभाग उदयपुर के अंदर दिया। और यहाँ पर हम एक समिति की चर्चा करेंगे, सत्यनारायण राव समिति की चर्चा करेंगे। इस समिति की सिफारिश पर ही जयपुर को राजधानी बनाया गया था। कभी कभी आरपीएससी जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीएससी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सत्यनारायण समिति का जो गठन था किस संदर्भ में किया गया था, या फिर जयपुर को राजधानी घोषित किया किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो उसका जो आंसर है सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ही ये विभाग स्थापित किए गए थे, और साथ ही जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। और जयपुर के राजा को 18 लाख रुपए का प्रीवी पर्स के रूप में दिए गए थे। जो जयपुर के राजा थे उन्हें 18 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में प्रदान किए गए थे, और जोधपुर को 17.5 लाख रुपए एवं बीकानेर को 17 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में दिए गए थे। अब ये प्रीवी पर्स क्या होता है? प्रीवी पर्स जो रियासतें एकीकरण में मिलाई गई थी उनको हर्जाने के तौर पर, या फिर उनके जो उनके महाराज जी थे या फिर राजा थे, तो उनको सालाना या फिर मासिक में कुछ रुपए प्रदान करते थे, तो उसको हम प्रीवी पर्स बोलते थे, जो कि इंदिरा गांधी सरकार ने इसको समाप्त कर दिया गया था। उससे पहले प्रीवी पर्स लागू था। हर रियासत का उसकी आमदनी के हिसाब से राजाओं के खर्च के लिए प्रीवी पर्स दिया जाता था, जिसमें 18 लाख रुपए सबसे ज्यादा था। प्रीवी पर्स था राजस्थान में 18 लाख रुपए, वो थे जयपुर के राजा मान सिंह द्वितीय का, जबकि जोधपुर के राजा का 17.5 लाख तथा बीकानेर के राजा का 17 लाख रुपए प्रीवी पर्स था। अब हम अगले चरण के अंदर चलते हैं। अगला चरण है पांचवा चरण जो कि संपन्न हुआ था 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को संपन्न हुआ था। चौथे चरण में जो नाम दिया गया था बृहद राजस्थान, उसी को क्या कहते हैं आगे बढ़ाकर संयुक्त बृहद राजस्थान कर दिया गया। संयुक्त बृहद राजस्थान यानी बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को जोड़ दिया गया।
वृहद राजस्थान में लगभग 14 रियासतों का सम्मिलीकरण की कर लिया गया था। वृहद राजस्थान में लगभग कितनी थी? 14 रियासतें थी। और मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? मात्र 4 रियासतें थी। अब हम देख लेते हैं एक बार जो मैप के माध्यम से हम इसकी चर्चा करेंगे। ये है राजस्थान का ये सही नहीं बना, एक बार मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं। ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में वृहद राजस्थान में हमने लगभग 14 रियासतों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें प्रथम चरण में मत्स्य संघ आया था, जिसमें पूर्वी राजस्थान की 4 रियासतें थी, जिसको हमने ABCD के माध्यम से याद किया था। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और वृहद राजस्थान जिसमें 14 रियासतें थी, जिसमें दक्षिणी राजस्थान की रियासतें थी, हाड़ौती अंचल की रियासतें थी 3 रियासतें, और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की जो मेन रियासतें थी उनको कवर किया गया था, जो कि चतुर्थ चरण में थी, जिसको हमने JJB के माध्यम से याद किया था। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इस तरीके से 14 रियासतें वृहद राजस्थान में थी तथा 4 रियासतें मत्स्य संघ में थी। और मत्स्य संघ तथा वृहद राजस्थान को मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान का हमने निर्माण किया था। वृहद राजस्थान में अब संयुक्त वृहद राजस्थान की जो राजधानी का निर्धारण हुआ वो सेम थी जो चतुर्थ चरण में थी। जयपुर को राजधानी बनाया गया, और जो पहले जो चौथे चरण में जो राष्ट्र प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय, उन्हीं को क्या कहते हैं, राष्ट्र प्रमुख का दर्जा दिया गया। इस चरण की जो प्रमुख विशेषता थी कि प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया एवं मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया। यानी आज के समय में जो मुख्यमंत्री था वो उसी तरीके का मुख्यमंत्री था, केवल नाम चेंज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री पद समाप्त और मुख्यमंत्री पद का सृजन किया गया, यानी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री से रिप्लेस कर दिया गया। और राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित हीरालाल शास्त्री, जो कि पश्चिमी राजस्थान के प्रखर वक्ता तथा नेता थे। जन जागरण में या फिर राजस्थानी जन जागरण में इनका विशेष योगदान है। पंडित हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इसमें हमको याद रखना है कि जो पंडित हीरालाल शास्त्री थे वो प्रथम मुख्यमंत्री थे और मनोनीत यानी इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। इनका नियुक्ति दी गई थी, सीधे मनोनीत किया गया था। अब एक समिति आती है, डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिलाया। RS प्री और पटवार एग्जाम या फिर अदर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश पर क्या कहते हैं राजस्थान में मिलाया गया था, या फिर कौन सा चरण था कि वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर। तो डॉक्टर शंकर देव राव समिति की सिफारिश पर क्या कहते हैं मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RPSC एग्जाम के लिए। अगला फैक्ट है, शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री ने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। अब ये है शोभाराम कुमावत थे जो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे। अब देखिए आप, शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ से रिलेटेड है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और हीरालाल शास्त्री क्या हैं जो कि संयुक्त वृहद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री है। तो शोभाराम कुमावत को किसमें शामिल कर लिया गया? हीरालाल शास्त्री के जो मंत्रिमंडल थे ना उसमें शामिल कर लिया गया, कि जिससे मत्स्य संघ का प्रतिनिधित्व संयुक्त वृहद राजस्थान में रहे। अगली स्लाइड में हम छठा चरण या फिर षष्ठम चरण के बारे में बात करेंगे, जो कि 26 जनवरी 1950 में हुआ था। जिस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था उसी दिन इस चरण का गठन हुआ था, और इस चरण का नाम रखा गया था राजस्थान संघ। तो सबसे पहले राजस्थान जो शब्द है वो इसी चरण में आया था, राजस्थान संघ के नाम से। इस संघ में मात्र
जो जो पिछले चरण में, जो 5वें चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर सिरोही राज्य को, जो सिरोही रियासत थी, उसको जोड़ दिया गया और क्या कहते हैं, राजस्थान संघ का निर्माण हो गया। और इसकी राजधानी सेम पिछली वाली जयपुर रखी गई। और जो राज प्रमुख थे, मानसिंह द्वितीय थे, वो भी जयपुर के महाराजा थे। मुख्यमंत्री जो पिछले चरण में थे, पंडित हीरालाल शास्त्री थे, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे, तथा मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इसमें ये मैंने पहले ही बता दिया, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान के जो प्रमुख अधिनियम थे उसी दिन लागू हुए थे। और राजस्थान को विधिवत नाम दे दिया गया राजस्थान। अब क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेती है, आरपीएससी से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान को विधिवत नाम कब दिया गया, तो वो 30 मार्च ना होकर 30 मार्च क्या है, 30 मार्च है राजस्थान दिवस है, 30 मार्च। जबकि राजस्थान दिवस, लेकिन राजस्थान को विधिवत नाम देना ये एक अलग प्रश्न है, एक अलग फैक्ट है। तो राजस्थान को विधिवत नाम दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, जबकि राजस्थान दिवस हम कब मनाते हैं, 30 मार्च को मनाते हैं। तो ये हमारा छठा चरण कंप्लीट होता है। अब हम छठे चरण में, छठे चरण के अंदर एक और अन्य तथ्य है, जिसमें माउंट आबू का नाम आपने सुना ही होगा। और दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो भी वहीं स्थित है, उनका नाम भी। सहित 89 गांव थे, बॉम्बे राज्य में शामिल कर लिए गए थे। बॉम्बे जो स्टेट था, बॉम्बे का निर्माण हुआ था, उसमें आबू, दिलवाड़ा तथा 89 गांवों को बॉम्बे राज्य में शामिल कर लिया गया था। यानी छठे चरण तक आबू और दिलवाड़ा राजस्थान में शामिल नहीं थे। गोकुल भाई भट्ट जो कि सिरोही के थे, का हातल गांव राजस्थान में शामिल कर दिया गया, जो कि राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं। गोकुल भाई भट्ट को हम राजस्थान का गांधी कहते हैं, कि उनका जो गांव था वो राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। लेकिन आबू और दिलवाड़ा सहित 89 गांव थे, वो बॉम्बे राज्य में शामिल हो गए थे। अब ये चरण समाप्त होता है। इसके बाद हम 7वें चरण पर पहुंचते हैं। 7वें चरण की जो डेट है वो है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण संपन्न हुआ था ये। और इसमें जो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ना, राजस्थान का जो हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं ना, वो इस चरण में संपन्न हो गया था। वर्तमान स्वरूप जो था, वर्तमान स्वरूप जो राजस्थान का है वो इस चरण में संपन्न हो गया था। यानी राजस्थान के अंतिम चरण, यानी राजस्थान का एकीकरण जो संपन्न होने की जो डेट है वो है 1 नवंबर 1956। अब जो छठे चरण में जो राजस्थान संघ नाम दिया गया था, छठे चरण में जो राजस्थान संघ नाम दिया गया था, उसमें आबू, दिलवाड़ा जो कि बॉम्बे प्रांत में शामिल हो चुके थे 89 गांव के साथ, उनको द्वारा एक जन जागृति या आंदोलन के थ्रू राजस्थान संघ में मिलाया गया। तथा जो हमने केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की थी, अजमेर मेड़वाड़ा की जो स्थिति थी, राजस्थान मैप में देखते हैं, जो कि केंद्र में स्थित थी अजमेर मेड़वाड़ा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था और क्या कहते हैं, अंग्रेजों द्वारा शासित था। यहीं से अंग्रेज पूरे राजस्थान की रियासतों को कंट्रोल करते थे। तो इस वजह से ये केंद्र शासित प्रदेश था। और जिसका विलय 7वें चरण में हुआ है, अजमेर मेड़वाड़ा प्रदेश का जो विलय है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका विलय हुआ है 7वें चरण में हुआ। इसके अलावा सुनील टप्पा और सुरेंद्र क्षेत्र झालावाड़ वाले को भी राजस्थान में शामिल किया गया, जो एमपी में शामिल था। अब हम देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं, आबू, दिलवाड़ा, आबू, माउंट आबू और दिलवाड़ा जो कि बॉम्बे राज्य में शामिल हो चुके थे छठे चरण में, जबकि इनको द्वारा एक आंदोलन के थ्रू राजस्थान में शामिल किया गया। अजमेर मेड़वाड़ा जो कि क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश था, वो भी 7वें चरण में आया। अब हम कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। प्रथम राज्यपाल थे, सप्तम चरण जो 1 नवंबर 1956 को क्या कहते हैं 7वां चरण संपन्न हुआ था, राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। उस टाइम पर, उसी दिन राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने थे, जो कि सरदार थे गुरुमुख निहाल सिंह, ये पंजाब के थे। और मुख्यमंत्री थे उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि राजस्थान के सबसे ज्यादा
यानी लगभग 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उस टाइम पर थे 7वें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया। राज प्रमुख जो पद था, जिसमें मान सिंह द्वितीय थे अजमेर के, उनकी जगह राज्यपाल का पद सृजित किया गया और राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह थे। और राजस्थान का मैंने बता ही दिया आपको कि वर्तमान स्वरूप भी इसी दिन लागू हुआ था। राजस्थान के विशेष में देखते हैं, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? जय नारायण व्यास। जोधपुर के, इनको लक्कड़ बक्कड़ का और जोधपुर के बहुत बड़े नेता बोलते हैं, जय नारायण व्यास, जो कि राजस्थान के एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री के बारे में। हमने देख लिया था, हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री थे मनोनीत मुख्यमंत्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। जबकि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आरपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। पटवार भर्ती परीक्षा हो या कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, कई बार पूछा गया है कि राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो थे टीकाराम पालीवाल, जबकि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, एवं मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री, इसमें ये दोनों फैक्ट आ गए कि मनोनीत भी थी और निर्वाचित मुख्यमंत्री एकमात्र थे जो कि जोधपुर के थे, जय नारायण व्यास। वहां पर जय नारायण यूनिवर्सिटी भी है। अब कुछ प्रमुख तथ्य हैं। 1 नवंबर 1956 को जो 7वां चरण संपन्न हुआ था, उसी समय के उसके आसपास के ये प्रमुख तथ्य हैं। इसमें पहला है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी कि भाषाई आधार पर या किसी आधार पर एक फजल अली के अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया था जो कि राज्यों के निर्माण के बारे में चर्चा करेगा और उस पर सिफारिश देगा। इसके सदस्य थे, एक तो फजल अली की ने तो अध्यक्षता कर दी, और इसके सदस्य थे के.एम. पडिक्कर थे, और जो कि बीकानेर की तरफ से संविधान सभा में जाने वाले सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। यानी जो कमेटी थी, ये कमेटी थी, इसमें 3 सदस्य थे। एक तो फजल अली हो गए, अध्यक्षता कर ली इनने, दूसरे थे के.एम. पडिक्कर थे, और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू थे, जो कि बीकानेर से गए थे, संविधान सभा में जाने वाले सदस्य थे। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही अजमेर मेवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया था। और आरपीएससी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अजमेर मेवाड़ा का राजस्थान में जो विलय हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? वो हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही अजमेर मेवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। वो डेट भी बता दी है, 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ था इसका। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। राजस्थान में इस समय वर्तमान में 33 जिले हैं। 33 जिले हैं राजस्थान में वर्तमान में, जबकि 26 जिलों का निर्माण 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को बन गया था। आबू दिलवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया, इसके ऊपर हमने पहले चर्चा कर रखी है। जो कि बॉम्बे राज्य में शामिल थे, उनको द्वारा राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेवाड़ा के बारे में देखते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश था और जिसमें 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी। इसके मुख्यमंत्री होते थे हरिभाऊ उपाध्याय। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आरएस मेंस में, प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन से और अदर एग्जाम, आरपीएससी एग्जाम में, कि धारा सभा क्या होती है। तो धारा सभा जो अजमेर मेवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसमें जो 30 सदस्य चुने जाते थे उनसे मिलकर धारा सभा बनती थी। और अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ये भी जन जागरण के नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो मेनली जो क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, धारा सभा क्या होती है। तो धारा सभा 15 वर्ड्स में आए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए, तो इसमें हम बोल सकते हैं सीधे अजमेर मेवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश में जिसमें 30 सदस्यों की एक सभा होती थी, उसे धारा सभा बोलते थे। अब देखते हैं
एक बार इसका रिवाइज करते हैं। प्रथम चरण जो कि क्या कहते हैं पूर्वी राजस्थान का था, जिसमें मत्स्य संघ आ गया था। ठीक है। द्वितीय चरण के अंदर दक्षिणी राजस्थान तथा हाड़ौती अंचल की कुछ रियासतें थीं, लगभग 9 रियासतें थीं। फिर तृतीय चरण में यहाँ पर है उदयपुर। उदयपुर रियासत को शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? जो द्वितीय चरण प्लस तृतीय चरण उदयपुर से रियासत को, और नाम क्या दिया गया? संयुक्त राजस्थान दिया गया। ठीक है। अब चतुर्थ चरण के अंदर हमारे जो पश्चिमी राजस्थान की जो मेनली मारवाड़ की रियासतें थी ना, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद किया था? ट्रिपल JB, उसको शामिल कर लिया गया संयुक्त राजस्थान में। संयुक्त राजस्थान में तो ये हो गया बृहद राजस्थान। फिर इसी तरीके से पांचवें छठे चरण में, सातवें चरण में अजमेर जो प्रदेश है ये, इसको शामिल किया गया। और इस तरीके से पांचवें चरण में, जो प्रथम चरण में ABCD के माध्यम से हमने याद किया था, मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। लगभग चतुर्थ चरण में 14 रियासतें कंप्लीट हो गई थी और प्रथम चरण की 4 रियासतें थी, तो लगभग ये 18 रियासतें कंप्लीट हो गई थी हमारी। इस तरीके से हम प्रथम चरण से लेके और 7वें चरण तक राजस्थान का एकीकरण करते हैं। और यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन लें और मेरा प्रोमो कोड गौरव महावना यूज़ कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।